Hello everyone and welcome to Sleepy Classes in your free crash course for Political Science and International Relations. अब आज का जो ये लेक्चर है इसके अंदर हम शुरू करेंगे अपने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब आज का जो एक क्वेश्चन है राइट वो जुड़ा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली जो आपका मिडिल ईस्टर्न रीजन है, जो आपका नॉर्थ अफ्रीकन रीजन है जिसको आप मेना बोलते हैं राइट, ये जो पूरा रीजन है इसके साथ इसकी जो पर्टिकुलर कुछ फीचर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल सिस्टम जो कि एग्जिस्ट करता है, द काइंड ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, किस तरह से दोनों के बीच में इंटरलिंकेज है, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसी से जुड़े जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी में जिनके बारे में हम कई बार न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं पर उनको हम कई बार एडिक्वेटली रिसर्च नहीं करते हैं एंड उनसे जुड़े क्वेश्चंस जो हैं आ सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव हर्ड ऑफ कॉन्सेप्ट्स लाइक resource curse or the paradox of plenty राइट, इस तरह के आपने बहुत सारे जो है टर्म्स पढ़े होंगे और ये टर्म्स जो है ऑफन डिपिक्ट करते हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ सर्टेन स्टेट्स कैन इंटायरली डिफाइन देयर पॉलिटिकल सिस्टम एंड फ्यूचर एंड द वे पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिक्स एंड पूरी चीज़ें उन स्टेट्स में किस तरह से काम करती हैं राइट। अब यहीं से जुड़ा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज दैट ऑफ रेंटियर स्टेट। अब ये रेंटियर स्टेट क्या है, ये मेना से किस तरह से जुड़ा है, इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू फटाफट देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है सबसे पहले तो व्हाट इज रेंटियर स्टेट थ्योरी राइट, रेंटियर स्टेट आखिरकार क्या होता है, साथ ही में एग्जामिन कीजिए इसकी रेलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग स्टेट्स इन कंटेम्पररी मेना रीजन। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आखिरकार रेंटियर स्टेट होता क्या है। उसके बाद आपने मूव ऑन करके बताना है कि कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव के अंदर अगर हम पॉलिटिकल जो सिस्टम है, जो स्टेट्स हैं पर्टिकुलरली इन मिडिल ईस्टर्न एंड अफ्रीकन रीजन, अगर हम उनकी कुछ यूनिक फीचर्स या पेक्युलैरिटी समझने की कोशिश करें तो ये रेंटियर स्टेट थ्योरी कितनी ज़्यादा एडिक्वेट साबित होती है इन अंडरस्टैंडिंग दीज countries. ठीक है, now what should be the adequate framework or structure in approaching this answer? Obviously we start by looking at the keywords and making a structure उसी हिसाब से। So the first keyword should obviously be rentier state theory, right? पहला ही आपका पहला part of the question ही आपको बहुत ही राइट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछ रहा है कि सबसे पहले तो मुझे बताइए कि रेंटियर स्टेट होता क्या है, क्योंकि अगर आपको रेंटियर स्टेट पता होगा तभी आप एग्जामिन करेंगे कि क्या ये फिट बैठता है इन अंडरस्टैंडिंग स्टेट्स इन द मेना रीजन और नॉट। अगर आपको रेंटियर स्टेट ही नहीं पता कि क्या होता है देन तो आप कैसे ही एग्जामिन कर लेंगे इस थ्योरी को इन अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ द मेना रीजन कंट्री। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ही यू शुड बी हिटिंग द नेल ऑन इट्स हेड बाय टेलिंग द एग्जामिनर दैट व्हाट इज इट एग्जैक्टली दैट यू अंडरस्टैंड बाय रेंटियर स्टेट, कि क्या होता है ये रेंटियर स्टेट, किस तरह से इवॉल्व हुआ, इसके ओरिजिन कहां से आते हैं एंड किस तरह से ये कॉन्सेप्ट जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के अंदर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट माना गया है। Then in the body of the answer you should be moving towards your basic part. अब in examining relevance you should be first able to point out के features क्या होते हैं right, what are certain characteristics of the rentier state, क्योंकि अगर आपको characteristics इस theory के पता लग जाएंगे देन उन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप कंपेयर कर सकते हैं कि क्या ये एग्जिस्ट करते हैं मिडिल ईस्टर्न एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन की कंट्रीज में, एंड अगर वो वहां पे एग्जिस्ट करते हैं देन वी नो द रेंटियर स्टेट थ्योरी अप्लाइज फॉर दीज कंट्रीज एंड देन वी कैन एग्जामिन कि ये कितनी रेलिवेंट है इन अंडरस्टैंडिंग द पेक्युलैरिटीज जो कि इन रीजन की कंट्रीज के अंदर एमर्ज होके आई है। ठीक है, तो हम पहले फीचर्स को डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द एप्लीकेशन ऑफ द रेंटियर स्टेट थ्योरी एंड इट्स रेलेवेंस टू द कंट्रीज ऑफ द मेना
region. Last में obviously we will be ending with a critical evaluation, right? That even when we talk about the application of this theory to the MENA region countries, इसकी खुद की क्या limitations है, क्या कुछ inbuilt biases हैं, इन सबको हम discuss करेंगे, right? So now let's look at the answer. Now the first thing that we obviously do is डिफाइन रेंटियर स्टेट. अब जरूरी नहीं है कि आपने बहुत ही फ्लारी लैंग्वेज यूज करनी है, सिंपल संक्षेप्त शब्दों में समझाइए कि इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है. जितनी इजी अच्छी सिंपल लैंग्वेज में यू आर एबल टू कन्वे योर थॉट्स इन द आंसर, उतने ज्यादा चांसेस हैं ऑफ यू स्कोरिंग मार्क्स एज वेल, राइट. ऑफन हमको ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि हमें कितने स्कॉलर्स कोट करने हैं, राइट. कई हमने मॉडल आंसर्स देखे हैं जिनके अंदर 8 से 10 स्कॉलर्स कोट हो रहे हैं, तो क्या हम 8 से 10 स्कॉलर्स कोट करें? तो नहीं, राइट. दैट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. ऑल्सो यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड दैट मॉडल आंसर्स आर गिवन फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव दैट दिस इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग दैट यू कैन इनकलकेट. अगर आप 8 से 10 स्कॉलर्स का नाम पर आंसर याद करके जाने लग गए, राइट, इमेजिन आप कितने सारे आंसर्स प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि आपको तो पता नहीं, राइट, कि उस टाइम पे कौन से क्वेश्चंस आएंगे पेपर में. सो एक एडिक्वेट बैलेंस बना के रखिए. से यू कैन कोट अराउंड 3 to 4 स्कॉलर्स, राइट. अगर आपको स्कॉलर्स कई बार याद भी नहीं रहते हैं, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स दीजिए, इंटरलिंक कीजिए थ्योरी से, एंड वहां से भी आपको जो है मार्क्स आ सकते हैं. सिमिलरली जरूरी नहीं है आपने स्कॉलर्स को जब कोट करना है उनकी एकदम स्टेटमेंट जो है कॉपी ही करनी है. उसी स्टेटमेंट को आप अपने वर्ड्स में दर्शा के उस स्कॉलर का आर्ग्यूमेंट पेश कर सकते हैं, ठीक है. सो लाइफ बिकम्स इजियर फॉर यू एज वेल, एंड द एग्जामिनर ऑल्सो नोज दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट द स्कॉलर वाज ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड. Right, so now in the introduction, that is exactly what we do. We talk about the idea of rent state and how it is related to the issue of rent seeking. अब हम कहते हैं कि जो रेंट सीकिंग है ये मोस्ट एसोसिएटेड है टू द फिनोमिना ऑफ व्हाट वी कॉल एज रेंटियर स्टेट. इन रेंटियर स्टेट्स को कई बार एलोकेटिव स्टेट्स भी बुला दिया जाता है, प्रोडक्टिव स्टेट्स भी बुला दिया जाता है, राइट. तो ये एलोकेटिव स्टेट्स, प्रोडक्टिव स्टेट्स, ये सारे ही रेंटियर स्टेट के ही अलग अलग नाम है गिवन बाय वेरियस थ्योरिस्ट. अब ये लेबल हम कहते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएटली अप्लाई करता है उन कंट्रीज पे जो कि अपना मैक्सिमम रेवेन्यू, अपनी मैक्सिमम इनकम जो है कमाते हैं बाय एक्सपोर्टिंग. इधर एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक नेचुरल रिसोर्स को जो कि इनकी कंट्री में एग्जिस्ट करता है, या फिर जो इनका नेचुरल रिसोर्स है उसको लीज आउट कर रहे हैं टू ये फॉरेन कंपनीज. इनफैक्ट हम कई बार बात कर सकते हैं इसी से एसोसिएटेड चीज. तो जब हम बात कर रहे हैं इनकी कि नेचुरल रिसोर्स की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, इनफैक्ट रिसोर्स कर्व्स भी हम देखेंगे कि किस तरह से इसके साथ आगे चल के हम रिलेट कर पाएंगे, ठीक है. अब एक्सप्लॉयटेशन तो बहुत ही ऑब्वियस है, जैसे कि हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन रिच कंट्रीज जो हैं आपके मिडल ईस्ट की, राइट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, कुवैत, इराक, ये सब क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं ये ऑयल को, राइट. अब ये क्या हो गया, लीजिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. कई बार आप जो अपनी ऑयल वेल्स हैं या कुछ है इनको लीज कर सकते हैं टू फॉरेन कंपनीज. सिमिलरली इजिप्ट के अंदर जब रेंटियर स्टेट थ्योरी डेवलप हो रही है, इजिप्ट में पर्टिकुलरली जो स्वेज कनाल है उससे बहुत ज्यादा जो है इजिप्ट कमाता था. तो ये रेंटिंग आउट ऑफ स्वेज कनाल भी जो है, जो कि ब्रिटिश एंड फ्रेंच कंपनी को इनिशियली लिंक था एंड उसके बाद नेशनलाइज कर दिया गया था इजिप्ट द्वारा, विच लेड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, राइट. तो ये भी जो है एक एग्जाम्पल देखा जा सकता है ऑफ द रेंटियर स्टेट थ्योरी, राइट. तो मैक्सिमम रेवेन्यू जो है इसी से आ रहा है, एंड ये जो कॉन्सेप्ट है रेंटियर स्टेट का, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, उसका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है. अब इनिशियली अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ द कॉन्सेप्ट की, इनिशियली रेंटियर स्टेट का आइडिया जो है बिल्ड करता था ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट as was given by the political economist David Ricardo at the beginning of 19th century. However, present day contemporary politics में ये सबसे ज़्यादा associate होके आ गया है with the political and social situations and context जो कि Middle East and North African states के अंदर देखा जाता है. However, a number of critics of this idea also claim कि it's not just the Middle Eastern and North African countries जिनको आप adequate examples देख सकते हैं. In fact, वो कहते हैं ये जो allocative या फिर resource led ये जो एक rent का फिनोमेना था, ये सबसे पहले तो यूरोपियन इंपीरियलिस्ट स्टेट्स के अंदर देखा गया, जहां पे आप क्या करते थे, आपकी जो कॉलोनीज बनाई, उन कॉलोनीज के जो रिसोर्सेज हैं आप उनको बेच के, एक्सपोर्ट करके, ट्रेड करके, उससे जितना पैसा होता था वही आप यूज करते थे, ठीक है. सो अ वे ऑफ
maintaining stability in home countries was resource exploitation in these colonial countries. ठीक है, अकॉर्डिंग टू लुसियानी, वेरी इंपॉर्टेंटली, ये जो इकोनॉमीज हैं इनको क्या बुलाया जाता है? एलोकेटेड स्टेट्स. एलोकेटेड स्टेट्स क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो रेंट्स ये अक्रू कर रहे हैं, राइट, जो वो नेचुरल रिसोर्स है उसके थ्रू जो इन्होंने रेंट कमाया उसी को ये जो है हासिल कर रहे हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन इनको लेवी नहीं करना पड़ता कोई टैक्सेशन ऑन अदर प्रोडक्टिव इकोनॉमिक सेक्टर्स. जैसे कि हम अब इंडिया में बात करते हैं, कई बार हम बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं ना, दुबई जैसे यूएई में, है ना, हम कंपेयर करते हैं कि भैया यूएई में तो डायरेक्ट टैक्स ही नहीं है. लोग बोलते हैं मैं तो पूरी इनकम हमारी जेब में आ रही है, इंडिया में तुम डायरेक्ट टैक्स पे करो, इनडायरेक्ट टैक्स पे करो. अभी इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? बिकॉज इंडिया के पास उतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है जिनके एक्सपोर्ट के थ्रू हम इतना सारा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर पाए. बट यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सब के पास हाइड्रोकार्बन्स के थ्रू ये मैसिव सोर्सेज जो है आ जाते हैं. एंड देयरफॉर दे डोंट रियली हैव टू डिपेंड ऑन टैक्सेशन टू अक्रू रेवेन्यू फॉर रनिंग द कंट्री, बिकॉज उनके पास रिसोर्स है जिसको बेच के वो ये पैसा जो है कमा सकते हैं. अब हाजिम बेबलावी जो हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट है जो कि रेंट स्टेट थ्योरी पे लिखते हैं, और इन्होंने रेंटियर स्टेट की जो है कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं. ठीक है, 3 नहीं, इनफैक्ट ये 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है. क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक्स? सबसे पहले तो रेंटियर स्टेट के अंदर रेंट जो है प्रिडोमिनेंट इनकम होती है, जो रिसोर्स एक्सपोर्ट करके या लीज आउट करके वो कमा रहे हैं. सेकेंडली, जितना भी सब्सटैंशियल अमाउंट होता है उस रेंट का वो गेन किया जाता है एक्सटर्नली. मतलब ये जो पूरी इकोनॉमी है वो सस्टेन की जा रही है, कोई प्रोडक्टिव डोमेस्टिक सेक्टर नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपके पास बड़ा एक मैसिव मैन्युफैक्चरिंग बेस है जैसे कि चाइना के पास है, उनके पास ऐसा कुछ नहीं है. प्रिडोमिनेंट जो चीज आपकी रेवेन्यू ड्राइव कर रही है वो क्या है? यही रेंट फ्रॉम दीज नेचुरल रिसोर्सेज. थर्डली, ये जो एक्सटर्नल रेंट है ये अर्न किया जा रहा है ओनली बाय अ फ्यू, या फिर जो बहुत ही कुछ स्मॉल एलीट है ऑफ द सोसाइटी वर्सेस इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंगस्ट मास पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. लास्टली, ये जो रेंटियर स्टेट है यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट है ये एक्चुअल में कौन रन कर रही है? इट टेक्स ऑन द रोल ऑफ दीज फ्यू. ये जो फ्यू एलीट है जो कि बेसिकली अर्न कर रहे हैं पैसा, एंड देयरफॉर दिस स्टेट रन बाय द एलीट, इनके पास जो है ये पूरा का पूरा रेंट आ रहा है अर्न फ्रॉम एक्सपोर्टिंग और लीजिंग आउट द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एंटायर कंट्री. हाउएवर, कुछ जो सोशल साइंटिस्ट है अब आर्ग्यू करते हैं कि ये जो रेंटियर स्टेट्स है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक फिनोमेना नहीं है, बट जो फ्यूचर है ऑफ द वे इन विच पॉलिटिक्स इज रन, जो पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन स्टेट्स के, वो भी इनसे बहुत ज्यादा एसोसिएट हो जाते हैं. वो कैसे? In fact, a lot of empirical data by a number of scholars suggest that जो ये रेंटियर स्टेट्स है दे हैव अ टेंडेंसी कि क्योंकि अब वो टैक्सेशन के थ्रू, प्रोडक्टिव सेक्टर के थ्रू तो अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे. अब टैक्स कौन पे करता है? हम सिटीजन्स पे करते हैं. और अगर हम टैक्स पे करते हैं वी ऑल्सो एक्सपेक्ट सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट इन रिटर्न. अगर वो नहीं करते तो हम धरनों में बैठ जाते कि भैया तुम तो हमसे ही पैसे ले रहे हो और उसके बाद हमें जो है जो रिक्विजिट चीजें हैं वो भी नहीं दे रहे हो. Now because there is not this taxation, there is limited accountability and responsibility of the government to the people, because the government is not really dependent on the people for earning tax revenues for their survival. And इसके कारण क्या होता है that these rentier states have a tendency to be more authoritarian, more dictatorial, more tyrannical than other governments. In fact, बेबलावी ने ही एक बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म दिया है of no taxation, no representation. ठीक है, तो हम देख सकते हैं ये अगर हम मिडिल ईस्ट के स्टेट्स देखें यहाँ पे मोनार्किकल, टायरेनिकल गवर्नमेंट्स जो हैं कितनी ज़्यादा हैं, राइट. तो अगर हम बात कर सकते हैं सऊदी अरेबिया की, यूएई की, ईरान की, राइट. सो इवन इन टर्म्स ऑफ कि इलेक्शंस होते हैं फॉर एग्जांपल ईरान में, बट कितनी टाइट ग्रिप रखता है जो आपकी गवर्नमेंट है वहाँ पे. सिमिलरली नॉर्थ अफ्रीकन स्टेट्स भी, राइट. इवन बिफोर द कमिंग इन ऑफ द अरब स्प्रिंग्स, चाहे हम लिबिया की बात कर ले, इजिप्ट की बात कर ले, चूंकि ये ऑयल रिसोर्स कंट्रीज हैं, यहाँ पे कितनी ही अथॉरिटेरियन कंट्री गवर्नमेंट जो है एग्जिस्ट करती थी. अब मोस्ट ऑफ द मिडिल ईस्टर्न एंड नॉर्थ अफ्रीकन ऑयल रिच कंट्रीज जो हैं उन्होंने एट वेरियस टाइम्स ये कंडीशंस ऑफ रेंटियर स्टेट जो है फुलफिल की हैं. इनफैक्ट ये जो फिनोमेना ऑफ रेंटियर स्टेट है that has often been marked as the reason for the lack of democracy and democratization
इन दीज कंट्रीज। अब यहीं से जो है हम ये रिसोर्स कर्स का जो फिनोमिना है वो भी पॉइंट आउट कर सकते हैं कि कैसे ये जो मेना रीजन है एक बहुत ही फ्रेजाइल रीजन है। इट इज प्रोन टू सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स, इट इज प्रोन टू वायलेंस, इट इज प्रोन टू वॉर्स, राइट, इट इज प्रोन टू टिरनी। तो ये जो है एक रिसोर्स कर्स यहां पे पॉइंट आउट किया जा सकता है। इनफैक्ट रॉस ही अपने एनालिसिस में ऑफ द रेंटियर स्टेट्स इन द मेना रीजन बात करते हैं अबाउट द रिप्रेशन इफेक्ट। ये क्या है रिप्रेशन इफेक्ट? अब वो कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्स से हमने रेंट बटोर लिया जो कि आपकी गवर्नमेंट है। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट दिस रेंट इज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, राइट, जो कि आपने लोगों से नहीं कमाया है, एंड देयरफॉर यू कैन यूज दिस रेंट और द रेवेन्यू जनरेटेड इन अ मैनर एज यू प्लीज। ना अगर आपने कंटिन्यूसली एक्सपोर्ट या एक्सप्लॉइट करनी है रिसोर्सेज, you also have to keep your citizens under control. So a lot of money therefore earned from this rent is spent on maintaining internal security. External security तो है ही है, internal security भी in terms of बहुत ही limited rights जो है लोगों को दिए जाते हैं and लोगों के ऊपर एक बहुत tight leash oversight रखी जाती है trying to block the democratic aspirations of the people. अब इसी को फर्दर आप इलस्ट्रेट कर सकते हैं अरब स्प्रिंग से भी कि किस तरह से बिकॉज ऑफ दिस रिप्रेशन अरब स्प्रिंग्स भी कहां पे आई थी, इस मेना रीजन में आई थी। बट डिस्पाइट दैट फैक्ट अरब स्प्रिंग्स की बहुत ही लिमिटेड सक्सेस हुई। सिर्फ 2 जो रेंटियर स्टेट्स है बहरीन एंड लिबिया में इन्होंने कुछ लिमिटेड सक्सेस जो है पाया, पर उसके अलावा हर जगह जो है इन वन वे और द अदर ये फिजर आउट कर गई थी जो कि आपकी अरब स्प्रिंग के अंडर सोशल मूवमेंट्स आई थी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो आइडिया है, ये जो एप्लीकेशन ऑफ रेंटियर स्टेट, ये ऑब्वियसली वाज मोर एप्लीकेबल जब ग्लोबल प्राइस ऑफ ऑयल जो है बहुत हाई रहा है, ठीक है, काफी हाई रहा है ना। विद द कमिंग इन ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज एक लॉन्ग टर्म डिक्लाइन देखा जा रहा है इन प्राइस ऑफ ऑयल एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके कारण इनकी इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन एंड इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल स्टेट्स इन दिस रीजन, उसके बारे में क्वेश्चंस जो है रेज किए जा रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म क्या इसका आंसर होना चाहिए, स्कॉलर्स लाइक शेजनिक सजेस्ट करते हैं कि गल्फ कंट्रीज जैसे कि ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में देखा जा रहा है कि इनकी पॉलिटिकल इकोनॉमी इज नाउ ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम जस्ट बीइंग अ रेंटियर स्टेट, एंड ये जो पैसा उन्होंने कमाया है उसको इन्वेस्ट करना इन अदर सेक्टर्स ताकि जो उनकी डेवलपमेंट का लेवल है वो ऑलमोस्ट एडवांस्ड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी जैसा जो है निकल के आ जाए। सिमिलरली हम पॉइंट आउट कर सकते हैं यूएई पर्टिकुलरली दुबई के अंदर जो किया जा रहा है, द मैसिव इन्वेस्टमेंट जो कि की जा रही है इन सेक्टर्स लाइक टूरिज्म, रियल एस्टेट, विच आर बिकमिंग द न्यू ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड देयरफॉर पॉइंट टू इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन जो कि अडॉप्ट की जा रही है बाय दीज अर्स्टवाइल रेंटियर स्टेट्स, जो कि अकूटो तो है अपने स्कॉलरशिप के अंदर पॉइंट आउट करते हैं। नाउ सिमिलरली जो स्कॉलर्स है लाइक हर्ब वो इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं ऑफ रेंटियर स्टेट थ्योरी। वो बोलते हैं जस्ट बाय सेइंग कि जस्ट बिकॉज द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ सर्टेन स्टेट्स इज लिंक्ड टू रेंट एंड देयरफॉर द पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ ऑल द कंट्रीज इन दिस MENA रीजन विल बी सिमिलर, दैट इज प्रोन टू अथॉरिटेरियनिज्म, प्रोन टू टिरनी, राइट। ये बहुत ही जो है एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग हो गई। वो कहते हैं यू ऑल्सो हैव टू डाइव डीपर टू ऑल्सो अंडरस्टैंड वेरियस अदर फैक्टर्स, जैसे कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हो गया, सोशलाइजेशन होगी लोगों की, जो रिलीजियस वैल्यूज प्रेवलेंट है, बिकॉज ये भी इम्पैक्ट करती हैं द टाइप ऑफ सिस्टम्स जो कि डेवलप होते हैं इन कंट्रीज के अंदर, एंड नॉट जस्ट द फिनोमिना ऑफ रेंटियर स्टेट थ्योरीज जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो आई होप इसके आंसर के थ्रू आपको रेंटियर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, इसकी एप्लीकेशन जो है टू मिडिल ईस्टर्न एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज वो समझ में आ गई होंगी, क्या कुछ लिमिटेशंस है जो कि हम इसके साथ एसोसिएट करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा, राइट। सो आई वुड होप कि आप इसकी जो है रिविजन कर ले, PDF जो है हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है एंड आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। नाउ इंपॉर्टेंटली द की टू स्कोरिंग गुड मार्क्स इज कॉन्स्टेंटली रिवाइजिंग। जो करंट अफेयर्स के अंदर ऐसी नई नई चीजें हो रही हैं, फिनोमिना हो रहा है, उनके साथ इंटरलिंक कीजिए चीजों को, ताकि आप जो नए तरह के क्वेश्चंस आते हैं कई बार उनको भी आप इजीली हैंडल कर पाए, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ फ्रॉम अस, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।